The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप शो। हाथरस में पीड़ित लड़की के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई दावे किए। ये बताने की कोशिश हुई कि मीडिया में घटना को जितना वीभत्स बताया जा रहा है उतनी वीभत्स वो नहीं थी। लेकिन 29-30 सितंबर की दरमियानी रात योगी आदित्यनाथ सरकार के अफसरों ने जो कुछ किया वो वीभत्स से भी परे था। गनीमत थी कि एक निर्भीक रिपोर्टर मौके पर मौजूद थी, वरना मामले को रफा दफा करने पर आमादा यूपी सरकार की तमाम कारस्तानियों के प्रमाण भी अंधेरे में एक चिता के साथ भस्म हो जाते। बड़ी खबर में आज आपको तफसील से बताएंगे कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दिखावा करने वाले निजाम में किस तरह एक ऐसी लड़की की चिता रात के अंधेरे में पुलिस ने चोरी से जला दी जो कहती थी कि उसके साथ गैंगरेप हुआ ताकि सवाल न पूछे जा सके। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आए अदालत के फैसले के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए, ये भी यूपी से ही है। देखो हमारे घर जाने का नहीं मैं तो काम में नहीं अरे चेहरे तक दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की सदर कोतवाली का है। महिला को पैर मार रहे महाशय हैं सदर थाना इंचार्ज श्याम प्रताप पटेल। महिला दलित समाज से आती हैं। उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। अपनी मां पर पुलिस का जूता चलते देखने के लिए थाने में महिला का मासूम बेटा भी मौजूद था। अभी हाथरस में एक दलित लड़की की हत्या और कथित गैंगरेप की जानकारियां पूरी तरह सामने आई भी नहीं थी कि एक और दलित महिला के साथ थाने के भीतर ऐसे बेहुदा सलूक का वीडियो वायरल हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह महिला को जमीन पर बैठाया गया। ये कौन सी पूछताछ है जिसमें एक महिला को जमीन पर बैठाना और लात मारना जरूरी होता है? इसकी ट्रेनिंग यूपी पुलिस कहां से लेती है? हमीरपुर में आज तक से जुड़े पत्रकार नाहिद अंसारी ने इस मामले में हमीरपुर एसपी नरेंद्र कुमार सिंह का पक्ष भी जाना। सुनिए। थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर के संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया और ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की बात दिखाई जा रही है। इस संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि इधर बीच कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। यह घटना काफ़ी पहले की प्रतीत हो रही है और इस संबंध में जांच के आदेश दिए गए। सीओ सदर जांच करेंगे। जांच की रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि वीडियो पुराना है लेकिन कार्रवाई हो रही है। पीड़ित महिला हमीरपुर छोड़कर कहीं अज्ञात स्थान पर चली गई है, लेकिन वीडियो हमारे बीच है। कांग्रेस और सपा जैसी विपक्षी पार्टियों ने इसे ट्वीट किया है। खैर, ट्वीट कर देने से सरकारों पर कितना फर्क पड़ता है ये हम इन दिनों देख ही रहे हैं। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 80,472 नए मामले सामने आए और 1,179 मरीजों की मौत हुई। 86,428 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले 62,25,763, कुल मौतें 97,497, ठीक हुए मरीज 51,87,825। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। अदालत ने आज फैसला दिया कि 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा को टाला नहीं जाएगा। मतलब अब परीक्षा 4 अक्टूबर को होकर रहेगी। अदालत ने साल 2020 और 2021 की परीक्षा को एक साथ करवाने की मांग भी नहीं मानी। कहा कि इससे दूसरी परीक्षाओं पर असर पड़ेगा, लेकिन जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने अभ्यर्थियों को एक राहत जरूर दी। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसे छात्र जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है और जो कोविड-19 महामारी के चलते परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, उन्हें एक मौका और देने पर विचार किया जाए। तीसरी सुर्खी बनाई ब्रह्मोस मिसाइल ने, जिसका आज एक और परीक्षण हुआ। मिसाइल को ओडिशा के बालासोर तट के करीब से दागा गया। ब्रह्मोस का इस्तेमाल पहले से ही भारत की सेनाएं कर रही हैं। आज जो परीक्षण हुआ वो एक्सटेंडेड रेंज के लिए था, माने ये संस्करण पहले से ज्यादा दूरी तक
मार कर सकता है। ये परीक्षण डीआरडीओ के प्रोजेक्ट PJ-10 का हिस्सा था। स्वदेशी बूस्टर के साथ हुए इस परीक्षण के बाद दावा किया गया है कि मिसाइल 400 किलोमीटर से भी आगे जाकर वार कर सकती है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सबसे बड़ी करेंसी है लॉ एंड ऑर्डर। ऐसे दावे करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस दावे में दम कितना है हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश का हाथरस मामला 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दलित लड़की की मौत हुई और शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने हमारी शासन व्यवस्था के मुर्दा हो जाने की गवाही दी। कथित गैंग रेप के 15 दिनों तक लड़की मौत से लड़ती रही। उसने 22 सितंबर को कुछ आरोपियों के नाम लिए और कहा कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। इसके बाद जो घटनाएं घटी, उसने यूपी पुलिस और योगी सरकार की कार्यशैली को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाथरस एक क्लासिक उदाहरण है ये बताने का कि कोई प्रशासन कितना असंवेदनशील हो सकता है, कि प्रशासन पीड़ित परिवार की भी गलती निकाल सकता है, कि प्रशासन विवादित तरीके से लड़की का शव भी जला सकता है, जबकि परिवार कह रहा है कि हमें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया। ये अंतिम संस्कार है भी या नहीं, ये भी एक सवाल है। ये सब बातें जज्ब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि हाथरस मामले में क्या लीपापोती चल रही है। लड़की की मौत के बाद पुलिस के रवैये और उस पर उठते सवालों पर भी बात होगी। सबसे पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल चलिए। 29 सितंबर को यहां लड़की का शव परिवार को नहीं मिलता। सफदरजंग अस्पताल के बाहर परिवार वाले जमा होते हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद समेत तमाम कार्यकर्ता जुटते हैं। भीड़ के बीच विवाद और हंगामा बढ़ता है तो अस्पताल के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी जाती है। परिवार कहता है कि हमारी अनुमति के बिना शव हाथरस ले जाया गया और कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। देर रात शव एम्बुलेंस से लड़की के गांव बूलगढ़ी लाया जाता है। इंडिया टुडे की रिपोर्टर तनुश्री पांडे ने कैमरा पर्सन वकार के साथ इसे ट्रैक किया और गांव से कई वीडियो बनाए। तनुश्री की रिपोर्ट के मुताबिक एम्बुलेंस 29-30 सितंबर की दरमियानी रात करीब 12:45 पर गांव पहुंची। परिवार वालों का कहना है कि वो लगातार पुलिस से ये कहते रहे कि एक बार शव को घर ले जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस अड़ी रही। घर की जगह एम्बुलेंस सीधे शमशान घाट ले जाई गई। परिवार और गांव वालों ने एम्बुलेंस रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस नहीं मानी। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस में प्रशासन के अधिकारी ये कहते सुने गए कि चेहरा आप घर में भी देखेंगे, हम आपको वहां भी दिखा देंगे। उल्टा परिवार वाले ही प्रशासन को आश्वासन दे रहे थे कि अंतिम संस्कार किया जाएगा, आपकी मौजूदगी में ही किया जाएगा, एक बार घर ले जाने दीजिए। इस बातचीत के दौरान अधिकारियों का पारा किस तरह चढ़ जा रहा था, पूरी दुनिया ने देखा। रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस पुलिस ने 30 सितंबर को रात 2:30 से तड़के 3 बजे के बीच शव को आग लगा दी, घेरेबंदी करके। फिर भी इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। रिपोर्टर तनुश्री पांडे रात का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करती हैं और कहती हैं, अविश्वसनीय, ठीक मेरे पीछे हाथरस केस की पीड़िता का शव जल रहा है। पुलिस ने परिवार को घर के अंदर बंद कर दिया और बगैर किसी जानकारी के शव को जला दिया। जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये किया। इसके बाद तनुश्री के वीडियो में एक पुलिस अफसर नमूदार होता है जो पहले तो फोन करने की मुद्रा में सवालों को नजरअंदाज करता है, फिर कहता है कि मैं कोतवाल हो सकता हूं लेकिन मैं बोल नहीं सकता। अफसर का नाम संजीव कुमार शर्मा बताया गया है। तनुश्री उनसे पूछती हैं कि ये बता दीजिए कि चल क्या रहा है। इस पर वो कहते हैं, मेरा काम यहाँ कानून व्यवस्था को देखना है, आपके सवालों का जवाब देना मेरी ड्यूटी नहीं है, आप डीएम से बात कीजिए। पुलिस ने जगह को घेर रखा था और मीडिया को जलती चिता के पास नहीं जाने दिया जा रहा था। देखिए तनुश्री का ये वायरल हुआ वीडियो। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर।
बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है। डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं। कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है। आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर ये क्या चल रहा है? मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ। ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ। मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है। मेरी गांव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर। मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने का। मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ? तनुश्री पांडे ने एक और वीडियो पोस्ट किया। इसमें पुलिस पीड़ित परिवार की भी गलती बता रही है। वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी इतनी विभत्स घटना का शिकार हुए परिवार वालों से ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि इस स्थिति में कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, इसे आपको स्वीकार करना चाहिए। इतना ही नहीं, पुलिस रीति रिवाज और परंपराओं पर भी ज्ञान बांटती दिखी। यकीन नहीं आता तो देखिए ये वीडियो। और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं। ठीक है ना? देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे। इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं सारी गलतियां। अब हो गया है एक बात है। अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया। ठीक है ना? बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, उसका विचार करो। इस पर सब एक मन बनाओ। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो। बुला करके इसको हल करो। खाली हठ धर्मिता करके नहीं साहब मैं तो यही करूँगा सर। टाइम मैं यही करूँगा। ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल सर हम देखो ये सुनो एक मिनट बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है। समझे ना? होता है। एक बार सब लोग समझदार हो। जो लोग समझदार सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ बोलो। देखिए तुम्हें सुनने के लिए आया है। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है। ठीक है? मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप हमारा कोई पॉलिटिक्स दबाव नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कर्मकांड की ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, ये हम भी जानना चाहेंगे। परिवार का आरोप है कि दाह संस्कार के वक्त कोई सदस्य मौके पर मौजूद नहीं था, जबकि पुलिस इस आरोप से इनकार कर रही है। मृत लड़की की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं बेटी को घर ले आएं। हम अपनी बेटी को हल्दी लगाकर आखिरी विदाई देना चाहते हैं। देखिए उस मां को। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। पिता ने कहा कि दाह संस्कार के वक्त ना तो वो और ना ही बेटी की मां वहां मौजूद थी। सुनिए पिता की बात। आपकी बेटी का दाह संस्कार हुआ, क्या आपको दाह संस्कार का बेटी का मौका मिला? नहीं, उन्होंने पहले से मतलब बोली, पर हम नहीं पहुंच पाए। कहा कहते बाबा कैसा अंतिम आपको घर में बंद कर दिया था? हाँ। किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा कहते जब भीतर बंद कर दे, और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेके चले गए। वहीं लड़की के भाई का पुलिस पर आरोप है कि हमें अंतिम दर्शन नहीं करने दिए गए। भाई ने कहा कि हमें गुमराह करते रहे, हमें फुसलाने की कोशिश की कि हम अंतिम संस्कार कर दें। मेरे पिता ने जब एम्बुलेंस शमशान घाट ले जाने से रोकी तो उन्होंने लात मारी। सुनिए लड़की के भाई को।
जी हम सुबह की बोल रहे हैं ना, हमें कल अंतिम संस्कार करना है। अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती भी कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे पापा फादर है, उनकी लात मारी है उस पीठ पे। जब उन्होंने रोका एम्बुलेंस को शमशान घाट ले जाने से, तो पुलिस वालों ने उनकी लात मारी थी। अब आपको लड़की के चाचा की बात सुनाते हैं, जिन्होंने दाह संस्कार पर कहा कि जो कुछ भी किया पुलिस ने किया। आपकी जो बेटी है उसका दाह संस्कार किया, किसके द्वारा किया गया? आपके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? नहीं, हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया। जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने ही किया है। सवाल उठे तो हाथरस पुलिस के ट्विटर हैंडल से इस बात से इनकार किया गया कि परिवार का कोई सदस्य मौके पर मौजूद नहीं था। लिखा गया, कतिपय सोशल मीडिया के माध्यम से यह असत्य खबर फैलाई जा रही है कि थाना चंदपा क्षेत्रांतर्गत दुर्भाग्यपूर्ण घटित घटना में मृतका के शव का अंतिम संस्कार बिना परिजनों की अनुमति के पुलिस ने जबरन रात में करा दिया है। हाथरस पुलिस इस असत्य एवं भ्रामक खबर का खंडन करती है। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने भी यही बात दोहराई और ये भी जोड़ा कि गांव और शहर में शांति व्यवस्था कायम है। सुनिए जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा को। देखिए, उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। आपको डीएम हाथरस प्रवीण कुमार लक्षकार की गोलमोल बातें भी सुना दे। देखिए कैसे जब प्रेस के सामने उनसे पूछा गया कि चिता को अग्नि किसने दी, तो उनकी जबान लड़खड़ा गई। उन्होंने कहा कि पिता और बेटे ने रात को अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी और परिवार के सदस्य भी मौके पर मौजूद थे। सुनिए डीएम हाथरस की। अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? भाई ने जलाया? नहीं, नाम बताइए ना, आप नाम बताइए ना। मैं कैसे बता पाऊँ? हमने अंतिम संस्कार करने दिया, 1 घंटे तक गाड़ियाँ पे खड़ी रही। 1 घंटे अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने किया है। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया है। सर विधि विधान से हुआ ना अंतिम संस्कार किया है। सर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? परिवार के लोग कह रहे हैं अंतिम संस्कार हमने नहीं किया। अब आप प्रशासन की इन बातों का परिवार की बातों से मिलान करें और जो भी तस्वीर उभरे उस पर अगर चाहें तो अफसोस करें। ये तो हुई एक रात में पुलिस और प्रशासन की भूमिका। इसके पहले भी घटना को लेकर पुलिस पर सवाल कम नहीं है। इस पूरी घटना का रीकैप आपको बताते हैं। हाथरस में चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को 19 साल की दलित लड़की अपनी मां के साथ खेत गई। मां का कहना है कि वो लड़की 100 मीटर की दूरी पर थी। जब वो लौटी तो लड़की नहीं मिली। खोजबीन शुरू हुई तो लड़की पेड़ के पास घायल मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स में गांव की कथित ऊंची जाति के लड़कों द्वारा दुपट्टे से लड़की का गला घोटने की बात सामने आती है। उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट और जीभ कटने की भी बात मीडिया रिपोर्ट्स में मिलती है। गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल, फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज और फिर नई दिल्ली के सफदरजंग मेडिकल कॉलेज लाई जाती है। इससे पहले पुलिस को दिए अपने बयान में लड़की अपने साथ गैंगरेप की बात बताती है। 29 सितंबर को लड़की की मौत हो गई। इस दिन पुलिस ने क्या क्या कहा वो भी जान लीजिए। आईजी अलीगढ़ पीयूष मोरडिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। सैंपल फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार है। डीएम हाथरस और एसपी विक्रांत वीर ने संयुक्त बयान में कहा कि जीभ कटने की बात गलत है। मामले में 4 आरोपियों संदीप, रवि, लवकुश और रामकुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये कथित ऊंची जाति से आते हैं। घटना के कारणों में मृत लड़की और आरोपी संदीप के परिवार में पुरानी रंजिश भी बताई गई। लड़की के परिवार का कहना है कि संदीप का परिवार हमेशा से गांव के दलितों को परेशान करता रहा है। 19-20 बरस पहले दोनों परिवारों के बीच लड़ाई भी हुई थी। संदीप के दादा ने मृत लड़की के दादा को छोटी सी बात पर पीटा था, जिसके बाद SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ था। 3 महीनों तक वो जेल में भी रहा था। लड़की के भाई ने संदीप के खिलाफ पुलिस में परेशान करने को लेकर मामला भी दर्ज कराया था। घटना पर विपक्षी पार्टियां प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर हैं। 30 सितंबर से पूरे दिन उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश से हाथरस कांड के विरोध में प्रदर्शनों की खबरें आईं। सोशल मीडिया पर लोग ढूंढ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण निकाल कर शेयर करते रहे, जिनमें वो 2017 के चुनाव से पहले सूबे में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर चिंता जता रहे थे। देखिए, यहाँ के लोग मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद
कोई बहन बेटी अकेली रास्ते पर निकल सकती है क्या? जरा खुल करके बताइए, निकल सकती है क्या? अगर कोई बहन बेटी शाम को घर आने में देर हो गई तो मां बाप परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते? भाई को बाहर भेजते कि नहीं भेजते? देखो बेटा बहन आनी बाकी है, चिंता करते कि नहीं करते? जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? अब आपको उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौक चौबंद होने का ढिंढोरा पीटने वाले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी बता देते हैं। उन्होंने 30 सितंबर को 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। ये दल आगामी 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। दूसरे ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी घटना के संबंध में बात हुई। हमने जो हुआ वो आपको बता दिया। अब आप थोड़ा समय इस पर भी खर्च करें कि आगे क्या होने वाला है। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, पार्टी ने महासचिव का पद दिया हुआ है। सुनिए उन्होंने किस तरह योगी सरकार पर भरोसा जताया है। देखिए, इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फास्ट ट्रैक में कोर्ट जा रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए। वे सब लोग आरोपी जेल की शिक्षों में जाएंगे, क्योंकि योगी जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं जानता हूँ कि उनके प्रदेश में कभी भी गाड़ी पलट जाती है। विजयवर्गीय की ये टिप्पणी ट्रोल्स के बड़े काम की है। वो इसे सेव करके रखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए वो कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। उनकी बात का मर्म समझिए। यूपी प्रशासन इतना लाचार है कि दलितों पर अत्याचार रोक नहीं पाता, दबंगों के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। और चूंकि यहाँ अपराधों को सजा देने का एक नायाब तरीका इन दिनों सामने आया है, सत्ताधारी पार्टी का नेता भरोसा दिला रहा है कि न्याय होगा और नए तरीके से ही होगा। इसमें ट्रोल क्या करना। यूपी और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है। अब इस संदर्भ में केंद्र सरकार के तहत आने वाले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े देखिए। इनके मुताबिक 2018 से 2019 के बीच महिलाओं के खिलाफ हिंसा 7.3% बढ़ी। वहीं दलित जातियों पर यह हिंसा उतनी ही यानी 7.3% बढ़ी है। इन दोनों श्रेणियों में हिंसा के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। मतलब उत्तर प्रदेश इस मामले में टॉपर है। तो सारी बातें आपके सामने हैं। देखिए कि आपके नेताओं ने आपसे कैसे वादे किए थे और हिसाब लगाइए कि वो कितने खरे उतरे। हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को एक भीड़ ने गिरा दिया था। भीड़ में कई कार सेवक भी थे जिनका दावा था कि मस्जिद को ठीक उसी जगह बनाया गया था जहां एक प्राचीन राम मंदिर था। इसके बाद देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क गए थे, जिनमें तकरीबन 2000 लोगों की जान गई थी। इस मामले में 2 केस चले थे। एक था मस्जिद गिराने के पीछे कथित साजिश का मामला। दूसरा अयोध्या में इकट्ठा हुई कार सेवकों और आम लोगों की भीड़ को भड़काने का मामला। साजिश का मामला चला लखनऊ और भीड़ को भड़काने का मामला चला रायबरेली में। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली और लखनऊ वाले मामलों को एक साथ लखनऊ में चलाने का आदेश दिया। इसके बाद रोजाना सुनवाई शुरू हुई, जो 30 सितंबर 2020 को अपने अंजाम पर पहुंची। इस मामले में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों के कई बड़े नाम थे। मिसाल के लिए लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती आदि। कुल 17 आरोपियों का देहांत हो चुका है। इनमें बड़े नाम थे शिवसेना के बाल ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद के गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल आदि। 3 आरोपी फिलहाल भाजपा सांसद हैं, साक्षी महाराज, लल्लू सिंह और बृजभूषण शरण सिंह। इन सभी को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जो कुछ हुआ अचानक हुआ था। साथ ही ये भी कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों की संलिप्तता को लेकर साक्ष्य पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने ये जोड़ा कि जीवित बचे 32 आरोपियों ने बाबरी मस्जिद को विध्वंस से बचाने की कोशिश की। पीछे से भीड़ आई और उन्होंने ढांचे को गिरा दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों ने किसी भी रूप में भड़काने का काम नहीं किया। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए अदालत के परिसर में सुबह ही सुरक्षा का भारी इंतजाम किया गया था। ऐसे आरोपी अदालत में पहुंचे थे जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से छूट लेने की आवश्यकता नहीं थी, जैसे साध्वी रितंबरा, साक्षी महाराज आदि। दोपहर 12:30 बजे के करीब फैसला आया, जिसका भाजपा के तमाम नेताओं ने स्वागत किया। सुनिए लालकृष्ण आडवाणी को। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कांग्रेस ने भी इस फैसले को 2019 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान की भावना के विरुद्ध बताया। पार्टी ने मांग की कि केंद्र और यूपी प्रशासन फैसले के खिलाफ अपील करे। फैसले से AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी नाराज दिखे। सुनिए। हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला CBI कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेस फॉर यू पॉलिटिकली। दी ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको एक कविता सुनाते हैं। गौर कीजिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता सुनकर आपके जहन में क्या आता है। कहीं ये आपके इर्द गिर्द पसरी लाचारी का वर्णन तो नहीं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।